नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल राज डिफेंस एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो एकेडमी है राज डिफेंस एकेडमी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रही है और स्टूडेंटों को इसकी हेल्प भी मिल रही है। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रवीण देसवाल, उनकी एक मुहिम आप लोगों द्वारा पहुंचाई जा रही है कि वो स्टूडेंट जो किसी कारणवश हमारे पास एकेडमी में नहीं आ सकते, उनके घर तक जो हम क्लासेस पढ़ाते हैं वो हमारे इस चैनल के माध्यम से उनके पास ये पहुंच सके। ठीक है, तो मैं आनंद कुमार इस एकेडमी में जीके की फैकल्टी आप लोगों के लिए जीके की डेली एक टॉपिक एक वीडियो के माध्यम से डेली आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आप सपोर्ट करें और हम आपको आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो क्लास में पढ़ाया वही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं प्यारे दोस्तों क्लास में स्टार्ट करवा रखा है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री जो है तो स्टूडेंट्स मैं इसको अपने तरीके से पढ़ाता हूँ। जो एंशिएंट हिस्ट्री है हमारी प्राचीन इतिहास है जो हमारा, ये उल्टा पुल्टा है, तो हम इसको उल्टा पुल्टा करके ही पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो भी डाउट्स और क्यूरी हो वो कमेंट के माध्यम से आप देना इस वीडियो में, तो मैं आपको एक अच्छे से सोल्व करके उन कमेंट्स उन क्यूरीज को आप तक प्रोवाइड करवाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्धन वंश। कौन सा बच्चों? वर्धन वंश। इसी को हम वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। देखो, अब पहले टॉपिक की स्टार्टिंग करने से पहले इसके थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, इस वंश की शुरुआत हमारे भारत में कैसे हुई? दूसरी बात कि जो भी टॉपिक हम एंशिएंट हिस्ट्री का या मध्यकालीन भारतीय हिस्ट्री का या मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगर उस वंश की ज्योग्राफिकल विस्तार हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो हमें और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपके भारत का नक्शा। इसमें जो वर्धन वंश है हमारा, ये उत्तर भारत में विस्तृत था। किसमें विस्तृत था बच्चों? उत्तर भारत में। तो जो उत्तर भारत था हमारा, इसको प्राचीन इतिहास में हमारे इतिहासकारों द्वारा आर्यावर्त कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? आर्यावर्त। दक्षिण भारत का जो विस्तार था, ये इस दक्षिण भारत के विस्तार को इतिहासकारों द्वारा दक्षिणावर्त कहा गया। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की शुरुआत कैसे होती है? आपको पता होगा, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद पुष्यभूति वंश की शुरुआत होती है आर्यावर्त में। किसमें? आर्यावर्त में। जो गुप्त वंश था या कोई भी एक वंश लगा लें हम हिस्ट्री में, उस वंश के पतन के बाद और संपूर्ण भारत में कहीं पर भी प्रमुख एक वंश के उदय होने से पहले का बीच का जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड होता है विदेशी आक्रमणकारियों का। कि जो विदेशी आक्रमणकारी हैं वो, भारत जो था एक सोने की चिड़िया था, वो देखते रहते थे, नजर रहती थी भारत की कि इस समय की जो स्थिति है वो कमजोर पड़ गई। कौन सी स्थिति बच्चों? कि किसी एक वंश का पतन हुआ और किसी एक वंश का उदय हुआ। वो जो बीच का टाइम पीरियड है, विदेशी आक्रमणकारी इसी समय की निगरानी में रहते थे। लेकिन गुप्त वंश के पतन के बाद जब पुष्यभूति वंश की शुरुआत हुई, तो उस समय में कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो गुप्त वंश के सामंत थे
गुप्त वंश के पतन के बाद उनके जो सामंत बचे वो संपूर्ण भारत पर विस्तार करने में सहमत या समर्थ थे। इसलिए विदेशी आक्रमणकारियों ने सोचा कि इस समय यहां पर कोई भी आक्रमण करना ठीक नहीं है। जैसे आपको पढ़ा होगा हिस्ट्री में ही कि गुप्त वंश पढ़ा था हमने। गुप्त वंश पढ़ने से पहले जो हम मौर्य वंश और गुप्त वंश का जो बीच का टाइम पीरियड देखते हैं कि मौर्य वंश का पतन हुआ और गुप्त वंश का उदय हुआ, उसके बीच का जो टाइम पीरियड था उसमें विदेशी आक्रमणकारी भारत आए थे। कौन कौन से आए थे? कौन कौन आए थे? पहलव, शक, हिंद यूनानी और कुषाण। उसी प्रकार इस समय में कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत नहीं आया। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश की शुरुआत उत्तर भारत में हमारे आर्यवर्त क्षेत्र में इस वंश के नाम से ही होती है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे बच्चों? पुष्यभूति। अब जो ये नाम है पुष्यभूति, ये कहां से निकल कर आया? ये एक जाति का नाम है दोस्तों, या हम इसको बोल सकते हैं एक जनजाति। जैसे ये हमारा भारत, गुप्त वंश के पतन के बाद भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। भारत में छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। उनमें छोटे छोटे राज्यों में आते हैं मोखरी, मैत्रिक, गौड़ और पुष्यभूति। कौन कौन? ये याद रखेंगे, ये शब्द नोट डाउन करेंगे सभी। मोखरी, मैत्रिक, गौड़ और पुष्यभूति, ये सभी छोटे छोटे कबीले थे भारत में। क्या थे? ये छोटे छोटे कबीले थे। ये छोटे छोटे कबीले या छोटे छोटे राज्य भारत में उभर कर आए और स्वयं को शासक समझने लगे। स्वयं को शासक समझने लगे। इनमें से जो कुछ थोड़ा सा शक्तिशाली था वो था पुष्यभूति। और पुष्यभूति ने इस वंश की नींव रख दी और अपने नाम से ही इस वंश को आगे बढ़ाया। पुष्यभूति वंश, संस्थापक पुष्यभूति। लेकिन इस साम्राज्य को एक सुदृढ़ तरीके से विस्तृत करने में ये विफल रहा। तो पुष्यभूति वंश ने इस वंश की खाली नींव रखी। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं इस वंश के वास्तविक संस्थापक की, कौन? वास्तविक संस्थापक। तो जो इस वंश का वास्तविक संस्थापक था वो था बच्चों प्रभाकर वर्धन। अब आगे बढ़ने से पहले इन दोनों नामों से जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में उन पर जाते हैं कि कोई भी राजा शासक बना, किसी वंश की नींव रखी, पुष्यभूति ने पुष्यभूति वंश की नींव रखी, तो इसने क्या किया? इसने परम भट्टारक, क्या? परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। परम भट्टारक, महाराजाधिराज जैसी दो उपाधियां धारण की। स्वयं को इन उपाधियों से नवाजा। किसने? पुष्यभूति ने। और जो इसकी राजधानी थी, इस वंश की राजधानी, सबसे ज्यादा बार पूछा गया मेंस में ये क्वेश्चन कि वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की जो राजधानी थी वो थी थानेसर, जो कि वर्तमान में हरियाणा में है। क्योंकि हरियाणा भारत के आर्यवर्त क्षेत्र में आता है दोस्तों। तो राजधानी इसने अपनी थानेसर बनाई। स्वयं को दो उपाधियों से नवाजा, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। एक कार्य किया इसने अपने राज्य में। क्या कार्य किया? पुष्यभूति ने थानेसर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाया।
शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? पुष्यभूति ने। तो पुष्यभूति के ये 3 कार्य: राजधानी बनाई, स्वयं को 2 उपाधियों से नवाजा, परम भट्टारक और महाराजा धीराज, और एक कार्य करवाया, मेन कार्य, कि थानेसर में या थानेसर में स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? पुष्यभूति ने, जो कि इस जनजाति से संबंध रखता था। किससे? ये 4 जो जनजातियां हैं, ये मोखरी, मैत्रिक, गौड़ और पुष्यभूति, इन जनजातियों से ही एक सुदृढ़ सामंत था पुष्यभूति। उसने इस वंश की नींव रखी और ये कार्य किए। फिर इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक कहलाया वो था प्रभाकर वर्धन। जो प्रभाकर वर्धन था, इसको वास्तविक संस्थापक का श्रेय क्यों जाता है? तो दोस्तों, वास्तविक संस्थापक हम उस शासक को कहते हैं जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहता है। इसने, ये तो हरियाणा तक सीमित था पुष्यभूति, लेकिन जो प्रभाकर वर्धन आया, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया भारत की तरफ और वास्तविक संस्थापक कहलाया। मतलब इस वंश का एक अच्छे सुदृढ़ तरीके से उदय हुआ आर्यावर्त क्षेत्र में, और सुदृढ़ बनाने में जो सहायक शासक था वो था प्रभाकर वर्धन। अब जो मेंस में जो मेन क्वेश्चन आते हैं, जो उन्हीं की तरफ डायरेक्शन करेंगे कि वास्तविक संस्थापक जो प्रभाकर वर्धन था, इसके कार्य क्या थे और इसने कैसे अपने राज्य का विस्तार किया। तो दोस्तों, अब आते हैं हम प्रभाकर वर्धन पर। इसीलिए हमने इसका दूसरा नाम दिया इस वंश का वर्धन वंश, क्योंकि जो वर्धन थे प्रभाकर वर्धन, उनकी संतान, उन सभी ने ही इस साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। तो जो प्रभाकर वर्धन थे हमारे, प्रभाकर वर्धन इस वंश के वास्तविक संस्थापक, इसने स्वयं को महाराजा धीराज की उपाधि से नवाजा, महाराजा धीराज की उपाधि से नवाजा, और जो शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने? पुष्यभूति ने। शिव मंदिर का निर्माण कहां पर? अपनी राजधानी थानेसर में। उस शिव मंदिर के निर्माण कार्य को पुनरुत्थान करवाया, पुनरुत्थान करवाया। किसका? शिव मंदिर का। अब दोस्तों, इसने क्या किया? गद्दी पर बैठते ही स्वयं को महाराजा धीराज की उपाधि से नवाजा, और जो शिव मंदिर था किसके द्वारा बनाया हुआ? पुष्यभूति द्वारा। उस शिव मंदिर का पुनरुत्थान करवाया। मतलब पुनरुत्थान का मतलब मरम्मत करवाई। अब दोस्तों, ये मरम्मत करवाने की जरूरत कैसे पड़ी? मैंने आपको बताया कि जो कुछ विदेशी आक्रमणकारी होते हैं, उन्हीं में से एक महमूद गजनवी था, जो कि भारत में आया था, लूटपाट मचाई थी खूब। लास्ट का जो उसका आक्रमण था भारत पे, सॉरी, फेमस जो आक्रमण था उसका, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, ठीक है, बहुत सारा सोना लूट के लेके गया यहाँ से। जाटों ने उसमें बहुत कुछ सोने को उससे वापस छीन लिया था, लेकिन फिर भी वो भागने में सक्षम रहा। तो उसने क्या किया? उसने सोमनाथ के मंदिर की तरह ही इस शिव मंदिर को भी लूट लिया था। तो इस शिव मंदिर को लूट लिया था, तोड़फोड़ मचा दी थी, उसी को ही पुनरुत्थान करवाया। दोबारा से उसको पुनरुत्थान मतलब मरम्मत करवाई उस मंदिर की, और दोबारा से उस मंदिर को जीर्णोद्धार दिया। किसका? शिव मंदिर का। ये प्रभाकर वर्धन का फेमस कार्य था। तो दोस्तों, पेपर में पूछा जाता है कि थानेसर स्थित शिव मंदिर का पुनरुत्थान किसने करवाया? प्रभाकर वर्धन ने। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि जो प्रभाकर वर्धन था, इनकी पत्नी का नाम था यशोमती।
यशोमती। और यशोमती के गर्भ से 3 संतानों ने जन्म लिया। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, और यशोमती के गर्भ से 3 संतानों ने जन्म लिया। सबसे बड़ा इनका बेटा राज्यवर्धन, इनकी पुत्री राजश्री, और इनका बेटा, दूसरा बेटा हर्षवर्धन। इन 3 संतानों को जन्म लिया यशोमती के गर्भ से। बड़ा बेटा राज्यवर्धन, मंझली बेटी राजश्री और छोटा बेटा हर्षवर्धन। तो जो राज्यवर्धन था, अब हम थोड़ा सा डीपली जाते हैं, इस वंश में थोड़ा सा डीप में जाते हैं कि शासक बनने के बाद प्रभाकर वर्धन ने, शासक बनने के बाद प्रभाकर वर्धन ने देखा क्या कि कुछ एक विदेशी प्रजाति जिनका नाम था हुण, ये एक प्रकार की विदेशी जनजाति थी और धीरे धीरे सीमा को कब्जा करती थी। कैसे कि मान लो कि हुण अफगान में प्रवेश किए तो इस सीमा में आ गए, थोड़ा थोड़ा राज्य का विस्तार किया, ऐसे हड़प लिया और थोड़ा थोड़ा ऐसे हड़प लिया, हुण आ गए भारत में पंजाब तक। थोड़ा थोड़ा सीमा प्रांत राज्यों को कब्जा करते हुए ये पहुंचे पंजाब तक। और आर्यवर्त के इस क्षेत्र में ही विस्तृत थी प्रभाकर वर्धन की सेना, क्योंकि इसका राज्य था। तो राज्यवर्धन को पता लगा कि जो हुण हैं वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, सीमा प्रांत राज्यों। तो प्रभाकर वर्धन ने सेनापति को नियुक्त किया राज्यवर्धन को, और सेनापति नियुक्त करके हुणों के पराजित करने के लिए भेजा, हुणों के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। और ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि राज्यवर्धन ने 580 ईस्वी में हुणों को परास्त किया और पंजाब को मुक्त करवाया। हुणों को परास्त किया और इस पंजाब को मुक्त करवाया। किसने? राज्यवर्धन ने। अब जो राज्यवर्धन था 580 में, ये इस युद्ध की तरफ निकला हुआ। सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम जो राजश्री था, इसका विवाह हुआ था पहले किसके साथ? यूपी में एक रियासत होती थी यूपी, जिसको आज हम बोलते हैं, पहले इसको बोलते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत। और इस उत्तर पश्चिमी प्रांत की एक शाखा होती थी, कौन सी? कन्नौज। और इस कन्नौज का शासक था ग्रहवर्मा। इस कन्नौज का शासक था ग्रहवर्मा। इस ग्रहवर्मा के साथ में राजश्री का विवाह हुआ था। किसके साथ दोस्तों? ग्रहवर्मा के साथ। इसी सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम ग्रहवर्मा पर, जिसकी राजधानी कन्नौज थी, उत्तर पश्चिमी प्रांत का एक हिस्सा थी, इस पर एक शासक ने, किसने? जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, मोखरी, मैत्रिक, गौड़ और पुष्यबुद्धि, इनमें से एक शासक ने इस उत्तर पश्चिमी प्रांत की कन्नौज शाखा पर हमला कर दिया। किसने? देवगुप्त ने। किसने? देवगुप्त ने। और देवगुप्त ने कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा को मार दिया। और जो कन्नौज राजधानी थी इसकी, इस पर कब्जा कर लिया। और जो राजश्री थी, कौन? ग्रहवर्मा की पत्नी, प्रभाकर वर्धन की बेटी, इसको जेल में डाल दिया। किसने? देवगुप्त ने। अब सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम
580 में एक दूत आता है कन्नौज से इनके दरबार में, और इस घटना को सुनकर प्रभाकर वर्धन हार्ट अटैक से, दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, ये दुखद समाचार सुनकर तो जो राज्यवर्धन होता है ये अपनी बहन के, जो अपने बहनोई थे इनके, उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए पहुंचते हैं और देवगुप्त के साथ युद्ध करते हैं और देवगुप्त को मार देते हैं। कौन? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को परास्त किया। अब जो ये देवगुप्त था, इसका एक मित्र होता था, मैंने आपको फिर बताया जनजातियों में मोखरी, मैत्रिक, गोड़, पुष्यभूति और प्राउत्तरगुप्त, उनमें से देवगुप्त था। इन्हीं में से था गोड़ वंश का शासक नरेश शशांक। शशांक ने देवगुप्त की हत्या का पता चला, ये देवगुप्त का दोस्त था, इसने एक मैत्रीय प्रस्ताव भेजा किसके पास? राज्यवर्धन के पास, कि संधि करेंगे, और राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया। किसको? राज्यवर्धन को धोखे से मार दिया। किसने? शशांक ने। ठीक है, तो अब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, राज्यवर्धन की मृत्यु और शशांक ने इनकी मृत्यु कर दी। अब जो बचा कौन? हर्षवर्धन अकेला। अब इसका कार्यभार जो था वो कुछ बड़ा था, कि जो स्वयं की राजधानी थी इनकी, आर्यवर्त में जो स्वयं की राजधानी थी थानेसर, फिर उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो हिस्सा थी कन्नौज रियासत, कन्नौज, इस पर भी कब्जा किसका? शशांक का। इसके पास, हर्षवर्धन के पास गद्दी पर बैठने से पहले दो चुनौतियां थी दोस्तों। कौन कौन सी? एक तो ये खतरे में खुद की राजधानी, क्योंकि और कोई समर्थ शासक यहां पर था नहीं, और कन्नौज जिस पर संपूर्ण अधिकार हो गया था किसका? शशांक का। तो दोस्तों 606 ईस्वी में, सॉरी 605 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है कौन? हर्षवर्धन। कौन? हर्षवर्धन। और शासक बनते ही हर्षवर्धन के पास जो चुनौतियां थी उन पर खरा उतरता है। कौन? हर्षवर्धन। मात्र 16 वर्ष की आयु में, सॉरी 15 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठा, और इसके पास जो चुनौतियां थी, इसने थानेसर के ऊपर वापिस अपनी राजधानी विस्तृत की, और कन्नौज जो रियासत थी उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा, इस रियासत को मुक्त करवाया शशांक से। मतलब हर्षवर्धन ने, किसने? हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया और जेल से छुड़वाया अपनी बहन को, राजश्री को, और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। किसने? हर्षवर्धन ने। एक राजधानी तो इसकी थी ही थानेसर, और जो दूसरी राजधानी थी इसकी बहन की कन्नौज, उसको मुक्त करवाया और कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया। किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। अब दोस्तों हम आते हैं हर्षवर्धन पर, कि जो हर्षवर्धन था इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। जो हर्षवर्धन था इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। अब जो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली हर्षवर्धन। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के विस्तार के बारे में, कि इसने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, क्या क्या किया, कि इसके दरबार में कौन विदेशी यात्री आया,
क्या किस अभिलेख से हमें इसके शासनकाल की जानकारी मिलती है, दरबारी कवि जो इसका था वह कौन था, उसकी रचनाएं क्या थी। बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेनली इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। 99.9% वो क्वेश्चन होता है हर्षवर्धन से। ठीक है दोस्तों, किस धर्म का अनुयायी था, बाकी सारी बातें हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आगे जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाएंगे आपके अपने इस राज डिफेंस एकेडमी यूट्यूब के माध्यम से आपको वो सभी लेक्चर्स पहुंचते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो और ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो दोस्तों कमेंट करना ना भूलें और इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियो जब भी हम शूट करें नए लेक्चर की, तो वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। धन्यवाद।